नमस्कार दोस्तों, ये क्लास कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जीके जो पेपर है उसके लिए उपयोगी है। अर्थव्यवस्था वाला पार्ट जो है वो हम शुरू किया है। हमने एक बार चुनाव से पहले यानी कि 15-20 दिन पहले क्लास लगाई थी जिसमें PYQ तो आपको करवा दिए थे। अब जो है उसमें हम करने वाले हैं इसमें जो टॉपिक वाइज। तो पहला ही टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो इसमें देखिए जैसे जो मेन पॉइंट है उनका हम रिवीजन करेंगे। जैसे जो राजस्थान की जीडीपी है यानी स्टेट जीडीपी, तो उसको SGDP बोलते हैं। तो इसमें कृषि का कितना योगदान है, उद्योग का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है। तो आप मोटे तौर पे ज़रूर याद रखें कि 28% कृषि का योगदान है, उद्योग का है 27। देखो 28 कृषि का, 28 उद्योग का 27 है ना, 27। तो उद्योग धंधों, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं तो उनकी अपनी एक सत्ता होती है, ठीक है ना, इसे ट्रिक से याद रख लेना। सेवा का है 43, ठीक है। गरीबी का जो प्रतिशत है राजस्थान में वो है 21। कृषि और पशुपालन की जो आबादी है वो है 70%। सिंचाई जो है यानी राजस्थान में जो कृषि होती है उसका आधे से भी कम भाग सिंचाई वाला है। देखो इसमें थोड़ा डाटा का ही है, इकोनॉमिक में डाटा थोड़े याद करने पड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो डाटा पूछते हैं, पर ये याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे, एक दो बार पढ़ोगे रिवीजन करोगे। शहरी आबादी कितनी है राजस्थान की? 24.9, यानी पूरा 25 होता, इसका मतलब एक चौथाई शहरी है। 75 यानी 75.1 जो है वो है ग्रामीण आबादी। सर्वाधिक शहरीकृत जिले, हालांकि ये सब चीज़ें हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रखी है, फिर भी आपको अलग से कुछ नई चीज़ें भी आएगी तो रिवीजन करवा देंगे। आप कमेंट करके बताना इकोनॉमिक सर्वे जो है वो क्या आपको दोबारा रिवीजन करवाऊँ क्या? पहले वो करवाया था 6 महीने पहले, वो RS प्री के अकॉर्डिंग था, तो आप कहो तो उसको दोबारा रिवीजन करवा देंगे। तो ये जो शहरीकृत जो ज़िले हैं, तो देखो जैसे सबसे ज़्यादा शहरीकृत है ना, तो आपसे अगर नॉर्मली पढ़ा हुआ नहीं तो हम तुक्का लगाएंगे तो जयपुर पे लगाएंगे कि राजधानी होगी न, मगर आपने देखा होगा उद्योगों के हिसाब से जो कोटा है ना, सॉरी उद्योगों क्या मतलब शहर के हिसाब से है ना, कोटा जो है वो 60% शहरीकृत है, तो सबसे ज़्यादा है कोटा, उसके बाद में है जयपुर, फिर अजमेर। ये तीन याद रखना। न्यूनतम शहरीकृत डूंगरपुर 6% है, उसके बाद में बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा। तो वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा पास पास में है मगर बीच में बाड़मेर जो इसमें याद रखना है। तो कोटा है इधर, इधर डूंगरपुर है। वृद्धि दर क्या रही थी अब की बार? वो तो हुई नहीं जनगणना, तो ये 21 वाली क्या 11 वाली चल रही है, तो उसके अनुसार 21% जो है 10 की वृद्धि दर रही। मतलब जहाँ 100 लोग थे वहाँ 10 सालों में 121 हो गए, इतना ही। घनत्व कितना है? 200 है राजस्थान का। लिंगानुपात कितना है? 928 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। तो ये डाटा हालांकि आप याद करते आ रहे हैं परंतु वापस जरूरी है रिवीजन में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो उसमें जैसे अर्थव्यवस्था की विशेषता में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इनकी बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसमें जनगणना भी आ जाएगी। साक्षरता 66.1, मतलब 2011 के अनुसार थी, अब तो बढ़ गई होगी मगर डाटा अभी वही चल रहे हैं उस हिसाब से। कार्यशील आबादी, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले RS प्री में आया था ये। 15 से 59 वर्ष जो होता है ना वो, तो ये 43% है, भारत से ज़्यादा है, भारत में 39 ही है, तो राजस्थान में 43% जो आबादी है वो कार्यशील आबादी है, तो एक तरह से ताकत मानी जाती है ये। शिशु मृत्यु दर जो है वो 32 है, 32 प्रति 1000 जीवित जन्म लेते हैं ना बच्चे, उनमें से 32 की मृत्यु हो जाती है। मातृ मृत्यु अनुपात, मातृ मृत्यु का मतलब जैसे बच्चा का जन्म होता है तो प्रति लाख, 1 लाख जो माताएं हैं जन्म देती है बच्चों को, तो 1 लाख पर 113 माताओं की मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो ये जितना कम होता है उतना ही विकास का सूचक माना जाता है कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह अच्छी है, और ये दिनों दिन कम हुआ है। ये विद्युत क्षमता याद रखना आपको, 23,487 मेगावाट। ये चीज़ें आपको मैंने इकोनॉमिक सर्वे की PDF डाउनलोड के लिए दे रखी है, उसमें भी है, आप उनको देखना। हमने टेस्ट सीरीज़ भी लगा रखी है एक,
आर्थिक समीक्षा की यस गुरु ऐप पे, उसमें भी हमने इन क्वेश्चन को किया है कवर। जीडीपी की बात करें ना तो वो इसमें तो ये 23,000 याद रखना मेगावाट। जीडीपी में देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर कीमतों पर और एक प्रचलित अभी जो चल रही है उस पर। तो प्रचलित पर तो देखो ज़्यादा होगा और स्थिर पर कम होगा, सीधी सी बात है। तो स्थिर कीमतों का वर्ष क्या है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, पूछ ले स्थिर कीमतों का वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसका वर्ष अलग है 2000, औद्योगिक श्रम का 16 है और एक 1999 थोक मूल्य का। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है वर्ष का भी। तो 7.99 लाख करोड़ जो है अपनी जीडीपी है राजस्थान की, जीएसडीपी। और प्रचलित कीमतों पर जस्ट इससे डबल ही मान लो, 7 दूनी 14, तो 14.14 लाख करोड़, यानी 14 लाख करोड़। तो अब आपको ज़्यादा इसमें लाख करोड़ नहीं, आप ये डाटा दिमाग में रखना, 7-14 है, ठीक है ना। और वृद्धि जो है ना वो ये 8% की स्थिर कीमतों पर, प्रचलित जस्ट इससे डबल है तो 16% की। तो ये डाटा आप जैसे है ना, अब ऑप्शन में आएंगे ना तो आप आराम से पहचान लोगे इनको, आप वो मॉक दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो यूनो के द्वारा तय किए गए थे 2015 में कि भाई 2030 तक जो है ना ये 17 लक्ष्य है वो आपको प्राप्त करने हैं। तो इसमें राज्य का स्कोर जो है राजस्थान का वो 66 रहा है, राजस्थान का स्कोर जो है वो 66 रहा है। और जिला संकेतक, अब इसमें क्या है, राजस्थान ने मतलब इसमें 2 संकेतक बनाए हैं। एक तो राज्य स्तर के संकेतक वो 330 उसमें संकेतक है, और जिला स्तर के संकेतक है वो 226 है। अब ये अपने को 330 वो तो सारे तो देखने नहीं है, आपको बस ये डाटा याद रखना है कि 330 226। ठीक है, 17 लक्ष्य है। 17 लक्ष्य में लोग गरीबी मिटाना, भूखमरी मिटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, इस प्रकार के। अब SDG 3.0 इंडेक्स, यानी जो SDG की जो तीसरी सूची जारी हुई ना, वो जो गत वर्ष हुई थी, उसमें जयपुर फर्स्ट था और 12 लास्ट था। ठीक, यानी कि 12 जो है ना वो भी काफ़ी पीछे हैं और जयपुर बहुत आगे है, 1 नंबर पे चल रहा है जो इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर। ये जो पॉइंट होते हैं उसके आधार पे वो तय होता है। उसके बाद में जो है SDG 4.0 भी आ गया है इंडेक्स, ये बजट के बाद आ गया था। तो इसमें फर्स्ट जो है ना 4.0 में जो है वो सीकर फर्स्ट है, याद रखना। उसमें जयपुर था, इसमें सीकर है। दूसरा स्थान झुंझुनू का, तीसरा नागौर का, लास्ट इसमें जैसलमेर है। तो इसमें जयपुर 12, देखो यहाँ वो 3.0 का पूछे तो आपको ये याद रखना है, 4.0 का पूछे SDG तो आपको सीकर जैसलमेर याद रखना है। SDG 17 लक्ष्य, तो इसमें जो 17 लक्ष्य जो है ना अलग अलग, उसमें राजस्थान ने एक ऐसा लक्ष्य जो पूरा हासिल कर लिया 100%, तो वो 7वां लक्ष्य है। वो 7वां क्या नाम उस लक्ष्य का, स्वच्छ ऊर्जा जो है ना, स्वच्छ ऊर्जा। तो वो जो है वो वाला जो लक्ष्य राजस्थान ने 100 में से 100 पॉइंट ले लिए हैं उसके मामले में। तो आपको पता भी है जैसे सौर ऊर्जा है, इसमें राजस्थान फर्स्ट आ गया है, पवन ऊर्जा आदि में। जीडीपी हमने देखा अभी ऊपर, जीडीपी कुल जीडीपी सकल। अब है शुद्ध जीडीपी। शुद्ध का मतलब क्या होता है कि जैसे जो खर्चे वर्चे घटा के पूंजीगत का जो है ना, पूंजीगत ह्रास, मतलब कोई चीज़ खरीदी, मान लो कंप्यूटर खरीदा, तो जिस साल खरीदा उस साल मान लो उसके 40,000 जोड़ दिए, पर अगले साल उससे अगले साल फिर वो 40 का ही थोड़ी है, वो कम होता जाएगा। आपके पास गाड़ी है, बाइक है, फैक्ट्रियों में मशीनें हैं, तो वो घटा कर। तो शुद्ध की बात करें तो शुद्ध थोड़ा कम होता है। तो स्थिर पर कितना है, 6.9 लाख करोड़। वो है 7.99, ये 6.9, वो है 14, ये है 12। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़र्क है, 6 दूनी 12, उधर 7 दूनी 14, इसे याद रखना आप। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2022 के अनुसार 86,000 है स्थिर मूल्यों पर, यानी 2011 की जो कीमतें हैं ना उसके अनुसार राजस्थान का हर व्यक्ति 86,000 रुपये साल के कमा रहा है। और प्रचलित कीमतें जो चल रही है वर्तमान में कीमतें, उसके अनुसार 1,56,000 जो है वो कमा रहा है। तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखना। आगे देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक कितना है,
देखो थोक मूल्य आप जानते हो ना, जैसे मान लो एक तो आप बाज़ार से लाते हो खुला सामान, मान लो आप चीनी लेकर आए तो बाज़ार में आपको दी मान लीजिए 45 रुपये किलो, वो या आप होल सेल की दुकान में जाओगे थोक मूल्य और पूरी बोरी लेके आओगे और एक बोरी ना लेके मान लो 50 बोरी ली, 10 बोरी ली, तो रेट कम लगेगी ना। तो वो होल सेल प्राइस जो है उसका सूचकांक सरकार इसी के आधार पे जो है ना ये जो मुद्रास्फीति है उसको मापती है। तो इसका जो थोक मूल्य जो 1999 में थे ना, उससे तुलना करते हैं कि भाई 1999 में कोई चीज़ को 100 माना, मान लो किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, तो अब कितनी हो गई है, 388 हो गई है। तो आप देख लो 300 क्या ये 400 के लगभग हो रहा है। तो 400 गुना महंगाई बढ़ गई है आज से कितने साल हो गए, ये 20-25 सालों में 400 गुना। ठीक है, तो ये इस हिसाब से होता है। तो आपको तो बस ये डाटा याद रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक कितना हो गया बढ़कर 388। वर्ष क्या है 1999। FRBM एक्ट 2005 ये क्या है, मैं कोई शादी ब्याह में नहीं आया हूँ दोस्तों, ये पड़ोस से कोई गली मोहल्ले से गुजर रहा है, तो बैंड बाजे भी साथ में, शहनाइयों की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये एक्ट जो था ना, ये था कि राजकोषीय जो घाटा है ना वो उसके लिए नियम बना दिया कि वो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसमें शायद 3% का कुछ बनाया था। तो जीडीपी का जो है ना वो है 3.96%। याद रखना, सीधा प्रश्न आ जाए कि राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 3.96% रहा। और RS में तो अभी ये प्रश्न आया ही था कि FRBM एक्ट कब बनाया गया, 2005 में बनाया गया था। आप सोचोगे इतना पुराना प्रश्न कहाँ से ढूंढ के दिया, नहीं, सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है। राजकोषीय घाटे के आगे लाइन दे रखी है कि इस एक्ट के अंदर भीतर है, और मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें भी ये सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है। तो ये 48,000 करोड़ रुपए का जो है राजकोषीय घाटा रहा और राजस्व घाटा 25,000 करोड़ का रहा। राजकोष का मतलब तो जो अपना जो खजाना है वो, और राजस्व घाटे का मतलब हुआ कि जो बजट में जो अनुमान होते हैं ना, कि मान लो आपकी सैलरी आई, महीने के 10,000 रुपये आए और खर्च हो गए इस बार 12,000, तो 2,000 का वो घाटा हो गया ना, वो राजस्व घाटा एक तरह से। मेरे आने थे 10,000, खर्च हो गए 12,000, तो राजस्व घाटा। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, राजस्व घाटा कैसे कि सरकार जो है ना, सरकार पूंजीगत व्यय करती है सड़क के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली के ऊपर, तो उससे आमदनी बढ़ती है, लोगों की भी आमदनी बढ़ती है, तो इसलिए राजस्व घाटा जो है होता रहता है। आप ये सोचो कि अरे यार घाटा चल रहा है, टेंशन हो गई, ऐसा नहीं है। प्राप्तियाँ, सरकार को प्राप्तियाँ कहाँ से होती है, तो एक तो पूंजीगत और एक राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत का मतलब हुआ कि जैसे जो पूंजी चल रही है, कैपिटल चल रही है, कोई चीज़ें, वस्तुएं वगैरह, तो एक तो इसमें क्या है, ऋण, ऋण मिलता है उसको पूंजीगत, पूंजी के लिए, मान लो सड़क बनाने के लिए मिल गया, कोई परियोजना हो गई उसके लिए मिल गया, राजमार्ग वगैरह के लिए, तो वो प्राप्ति है ना, सरकार को आमदनी हो रही है। एक राजस्व है, राजस्व सबसे ज़्यादा 78% है। तो एक तो कर, तो राजस्व में प्राप्ति होती है कर से, सबसे ज़्यादा किससे, कर। कौन से, स्वयं के कर, मतलब राजस्थान का जो कर है ना, कौन सा कर है आजकल, GST है, SGST, तो ये तो सबसे ज़्यादा SGST है। ये नीचे इसका क्रम और दे रखा है मैंने। फिर दूसरा जो है प्राप्ति होती है राजस्व की, वो है केंद्रीय करों में हिस्सा। सर केंद्र जो कर ले रही है उसमें भी राजस्थान को परसेंटेज मिलता है। एक अनुदान, सब्सिडी केंद्र दे देती है वो, और एक गैर कर आय, मतलब अन्य चीज़ों से आय, जैसे मान लो राजस्थान रोडवेज से हो गई, कोई और हो गई, ऐसे। तो ये हुआ अपने प्राप्तियाँ इन चीज़ों से। ये क्रम है, इस क्रम को भी आप याद रख सकते हो। स्वयं के करों से आय, ये जो हमने देखा ना, 1 नंबर सबसे ज़्यादा, उसमें एक तो GST हो गया, GST के बाद में 2 नंबर है बिक्री कर, जैसे कोई चीज़ बिकती है ना उसके लिए। GST तो है गुड्स और सर्विस टैक्स, माल के ऊपर लगता है, स्टेट एक्साइज और वाहन कर। अब व्यय की बात करें, भाई खर्चा कहाँ कहाँ होता है, तो खर्चा भी सरकार कुछ तो पूंजीगत करती है, भाई सड़कें बनाई, बिजली मान लो लगा दिए, प्लांट लगा दिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुला दिए, बना दिए, तो वो पूंजी है एक तरह से, लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा ना वैसे। और राजस्व व्यय, ये जो ज़्यादातर नगद जाता है, जैसे मान लो सामाजिक सेवा है, तो इसमें वेतन दिया कर्मचारियों को और लोगों को, या जैसे मान लो अभी मोबाइल बांटे, तो वो क्या है, राजस्व व्यय है। मजदूरी दी और दी, नरेगा में जैसे मान लो पैसे दिए और दिए, वो सब तो राजस्व व्यय है वो, मतलब नकदी एक तरह से जा रहा है राजस्व से, सामान्य सेवाओं में और आर्थिक सेवाओं में। राजकोष ये देनदारियाँ सरकार को देना क्या क्या है, जैसे जो मतलब मांगता है एक तरह से,
तो इसमें आंतरिक ऋण है, भाई ऋण जो लिया है वो देना ही पड़ेगा। केंद्रीय ऋण केंद्र से ले रखे हैं, केंद्र भी देता है, उनको भी चुकाना होता है धीरे धीरे। बीमा, राज्य बीमा और आरक्षित निधि। योजना और बाहरी सहायता, तो योजना और बाहरी सहायता की बात करें ना तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था RS प्री में अभी। तो RS प्री और कॉलेज असिस्टेंट वाले पेपर का जो स्तर जो है ना वो कठिनाई का समान सा ही रहता है लगभग, तो लेवल उसी टाइप से। तो विश्व बैंक के द्वारा देखो, एक तो बांध पुनर्वास नाम से विश्व बैंक, आप दिमाग में रखो विश्व, तो पूरे विश्व में बांध की समस्या है, इसे कोई ट्रिक से याद रख लो। राजमार्ग विकास 2, ठीक है, और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, और एक राजमार्गों के विकास के लिए जो 2 नंबर प्रोजेक्ट है 2, वो भी विश्व बैंक से हैं। और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन हो कि जो वित्त का प्रबंधन किस प्रकार से हो, इसके ऊपर भी खर्चा कर रहा है। वित्त का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए भी विश्व बैंक कह रहा है कि ऐसे करो, हम कह रहे हैं वैसे करो, इससे फ़ायदा होगा। जायका, जायका क्या है, जापान की है ये इंटरनेशनल एजेंसी। ये क्या करती है, पर्यावरण और जल संबंधी राजस्थान में कई सालों से कर रही है, ये इसमें पैसे दे रही है, ठीक है। ये कई बार तो मतलब बिना ब्याज के देते हैं, कुछ तो फ्री दे देते हैं, कुछ ब्याज पे दे देते हैं कि भी धीरे धीरे दे देना 10, 20, 30 सालों से। ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस, इससे संबंधित योजना, और जल क्षेत्र आजीविका, जल क्षेत्र आजीविका, तो ये दोनों से संबंधित जो है वो जायका। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये वो चाइना वाली है, जैसे ये जो ब्रिक्स वालों की है, शायद वो ब्रिक्स वालों की है, चीन में उसका मुख्यालय है वो। तो ये रेगिस्तान जल क्षेत्र पुनर्संरचना, रेगिस्तान में जल क्षेत्र पुनर्संरचना जो है वो है NDB, ठीक है। मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और रेगिस्तान को भी जल से मतलब करके न्यू कर रहे हैं, इसे ठीक से याद रखना। ADB जो है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय शायद वो मनीला ही होना चाहिए, फिलीपींस में। तो ये जो ADB है ये नगरीय क्षेत्र विकास के लिए और शहरी क्षेत्र विकास के लिए, तो शहर नगर, ठीक है, मतलब एशिया ADB, और ADB सिटी ऐसे याद रख सकते हो। और राजमार्ग निवेश ट्रेंच 1 और 2, अब देखो ये आपको याद रखना है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, तो आपको बता दें कि यहाँ पे राजमार्ग विकास और यहाँ पे राजमार्ग निवेश। तो राजमार्ग विकास, राजमार्ग है तो विश्व बैंक है, पूरे विश्व में राजमार्ग की ज़रूरत पड़ती है, इसे याद रखो। मगर निवेश की बात आए ना, राजमार्ग निवेश ट्रेंच 1 और 2, ये RS प्री में आया था ये, तो जो है ADB है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने टॉपिक 1 जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो मेन बातें इसकी देख ली है। अगले क्लास में हम टॉपिक जो 2 है वो देखेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, उपयोगी लगी कि आपको इसको कंटिन्यू रखनी है ना, तो आपके कमेंट्स से ही जो है वो फीडबैक मिलेगा। धन्यवाद।